चलिए, स्वागत है आपका उत्तराखंड प्राइम में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे डोईवाला से। डोईवाला में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है। इसीलिए कुछ तथाकथित माफिया जो कि पहले भी सरकार को और मुख्यमंत्रियों को अस्थिर करने का काम करते रहे हैं, वो बौखलाए हुए हैं और सरकार या फिर मुख्यमंत्री को गिराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सरकार सत्य के मार्ग पर चलती है। सरकार ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो राज्य के खिलाफ हैं। इसलिए सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्म युद्ध लगातार जारी रहेगा। तो डोईवाला में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कुछ माफिया सीएम को, सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार सत्य के मार्ग पर चलती रहेगी और किसी से डरने वाली नहीं है। यहां पर किसी भी तरह की गलत चीज को, गलत काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमेशा एक बात और उस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ कि करप्शन के खिलाफ जो हमने पहले दिन जो अपना संकल्प व्यक्त किया था, उस संकल्प पर हम दिन तक इस कुर्सी पर रहेंगे। उसी तरह से, उसी ऊर्जा के साथ, उसी जोश के साथ, उसी भाव के साथ डटे रहेंगे। तमाम जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, माफिया हैं, वो घेरना चाहते हैं मुख्यमंत्री को। तमाम पहले मुख्यमंत्रियों के साथ भी उन्होंने ऐसा किया है। उनको बिल्कुल भी इस राज्य में जगह नहीं दी जाएगी, उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। आज वो अपना किसी तरह से चाहते हैं कि सरकार को किसी तरह से ब्लैकमेल किया जाए। वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। सरकार सत्य के मार्ग पर चल रही है और सत्य के मार्ग पर चलेगी। साल बाद आ रहे हैं। तो डोईवाला में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया, जिन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगी और जो माफिया सीएम को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मंसूबे जो हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। राजकुमार अग्रवाल हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार, सीधे तौर पर यहाँ पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते हुए नजर आए हैं कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो लोग सरकार को, सीएम को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे, विपक्ष पर निशाना साधते हुए। जी, मीडिया की तरफ से हम लोगों ने सीएम साहब से जानने की कोशिश की। मैंने कहा, हमने यही पूछा कि सीएम साहब ये चल क्या रहा है, आखिर क्यों हाई कोर्ट की तरफ से आपके खिलाफ निर्णय आता है, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो सीएम साहब ने सीधे सीधे जवाब दिया कि हमने जब शुरू में हमारी सरकार बनी थी, तब हमने एक जनता से वादा किया था कि जीरो टॉलरेंस की सरकार देंगे और आज भी हम उस वादे पे खड़े हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार देने को हम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों में हर काम पे जो माफिया है, जिनके काम नहीं हो पा रहे हैं, जो चोरी चकारी में बिलीव करते हैं या दलाली के माध्यम से सरकार को दबाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात सीएम साहब ने यही कही कि पहले के जो मुख्यमंत्रियों को इन माफियाओं ने अपने दबाव में लिया था और जिस तरह से स्टिंग हुए थे सरकारों के, वो कहीं ना कहीं इस देवभूमि के लिए हम कह सकते हैं बहुत खतरनाक सीन था। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि आगे भी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करेगी, किसी के भाव में नहीं आएगी। अब कोर्ट का रास्ता, हालांकि ये तो अपनी छवि सुधारने वाली बात है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खुलकर चुनौती दी है ऐसे लोगों को जो सरकार के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चला रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जब चुनाव में 2022 में जाएंगे तो इन सब मुद्दों को भी जनता के सामने रखेंगे, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री लगातार विकास को बनाए हुए हैं। हम देख रहे हैं कि डोईवाला लगातार मुख्यमंत्री जब भी आते तो आम जनता से मिलते हैं। अधिकारियों के संग बैठने के बाद दिशा निर्देश यही रहते हैं कि सरकार के जो भी काम है बेहतर पे उतरने चाहिए और कहीं भी किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार ना हो, इसका विशेष ख्याल रखने की हिदायत भी दी जाती है। जी बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आपका राजकुमार तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो सरकार सत्य के मार्ग पर चलती है और भ्रष्टाचार करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जो माफिया कोशिश कर रहे हैं सरकार गिराने की और परेशान करने की, उनके मंसूबे कामयाब कभी नहीं हो पाएंगे।
तो वहीं देहरादून विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का उनकी जयंती पर अभिवंदन करते हैं। देश सरदार पटेल की महत्वपूर्ण सेवा और उनके योगदान को कभी नहीं भुला सकता। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई। तो देहरादून में देश मना रहा है, आपको बता दें कि देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है। देहरादून में भी इसी तरह के कार्यक्रम देखने को मिले। विधानसभा अध्यक्ष ने चित्र पर पुष्प अर्पित किए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरदार पटेल के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता और एकता में ही अखंडता है। एकता की यहाँ पर शपथ लेते हुए तमाम अधिकारी, तो पूरा देश आज राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर लौह पुरुष उनको कहा जाता था। एक ऐसे शख्सियत जिसने एक देश श्रेष्ठ देश बनाया, देश के अलग अलग जो राज्य हैं उनको मिलाया। जैसे एक माला में सीपियों को पिरोते हैं, वैसे ही एक एक कर सभी राज्यों को एक साथ कर एक श्रेष्ठ भारत बनाया। उन्हीं की याद में आज तमाम कार्यक्रम रखे गए और उत्तराखंड में भी अलग अलग जगह कार्यक्रम देखने को मिले। देहरादून में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ कि करप्शन के खिलाफ जो हमने पहले दिन जो अपना संकल्प व्यक्त किया था, उस संकल्प पर हम दिन तक इस कुर्सी पर रहेंगे। उसी तरह से, उसी ऊर्जा के साथ, उसी जोश के साथ, उसी भाव के साथ डटे रहेंगे। तमाम जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, माफिया हैं, वो तो वहीं आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर क्षेत्रीय दल यूकेडी ने कमर कस ली है। रुद्रप्रयाग में केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने सभी कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि वो बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करे। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड क्रांति दल ने पहले राज्य बनाने की लड़ाई लड़ी और अब वो राज्य को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। रुद्रप्रयाग में 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है यूकेडी। आपको बता दें कि यूकेडी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। सभी लोग बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करें, ये उन्होंने कहा और बैठक करते हुए नजर आए। और तमाम जो लोग थे जो पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको कहा गया कि जिस तरीके से एक श्रेष्ठ राज्य बना है, वैसे ही इस राज्य में विकास हो, आगे बढ़े, नई नई ऊंचाइयों को छुए। इसके लिए जरूरी है कि हम इसके लिए, इस राज्य के लिए काम करें। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड क्रांति दल ने पहले राज्य बनाने की लड़ाई लड़ी और अब वो राज्य को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, राज्य में विकास करेंगे। बैठक जैसे आप सुन रहे हैं 2022 की तैयारी, और इस समय हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो राज्य विरोधी ताकत है इनको राज्य से बाहर करें। वैसे भी मैं इतना बहुत साफ कह दूँ कि उन्होंने राज्य बनाने की लड़ाई राज्य तो बन गया, लेकिन आज जो हालात हुए इसमें राज्य नहीं बचे, तो आज हमको राज्य बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जहाँ तक सवाल है, हमने मुख्यमंत्री से भी कहा कि मान्यवर ऐसा करो जो बाहर से आए हुए, तुम इनको अभी फिलहाल अगर स्थापित नहीं कर सकते, आजीविका नहीं ले सकते, अरे इनको कम से कम वो तो दे दो, क्या क्या बेरोजगारी भत्ता नहीं। चलिए अब खबर किच्छा से, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कोतवाली में इंस्पेक्टर ने पुलिस कर्मियों को उनके आदेशों पर चलने की शपथ दिलाई। तो आपको बताते हैं कि किच्छा में देश में जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है, उसी तरीके से किच्छा में भी कार्यक्रम देखने को मिला और इंस्पेक्टर ने पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई कि उनके आदर्शों पर हम चलेंगे और देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर लगातार हम काम करेंगे, प्रयासरत रहेंगे। तो कार्यक्रम जगह जगह देखने को मिले। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की 145वीं जयंती पर प्रदेश भर में कार्यक्रम रखे गए। इसी तरह किच्छा में भी कार्यक्रम रखा गया और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब
सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया गया। इंस्पेक्टर ने पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई कि जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक देश और अखंड देश बनाया, उसी तरीके से हम भी इसी तरीके से एक देश और अखंड देश के लिए आगे काम करते रहेंगे, विकास करेंगे। और इसके लिए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोका जाए, गलत कामों को रोका जाए, इसी के लिए लगातार हम प्रयासरत रहेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कामों को और उनके पथ पर चलना बेहद ज्यादा जरूरी है। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए बंद हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते इस बार 1 अगस्त को फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई थी, जिसमें 911 देशी पर्यटक और 5 विदेशी पर्यटकों ने फूलों की घाटी का दीदार किया। इस साल फूलों की घाटी से वन विभाग को कुल 1,36,650 रुपए की आय प्राप्त हुई है। जोशीमठ में जोशीमठ में फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए बंद हो चुकी है। 1 अगस्त को खोली गई थी फूलों की घाटी। 911 देशी पर्यटक और 5 विदेशी पर्यटकों ने इसका दीदार किया। तस्वीरें आपको दिखा दें कि प्राकृतिक सौंदर्य से सजी ये फूलों की घाटी, जहां पर तरह तरह के फूल और प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए सैलानी आते थे। देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहां पर इस खूबसूरती को निहारने आते थे। तो उनके आपको बता दें कि चलिए अब खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के चंडी चौदस पर श्रद्धालुओं ने सिद्धपीठ मां चंडी देवी के दर्शन किए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां रानी से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने घर में तैयार प्रसाद का भोग लगाया। मंदिर के महंत रोहित गिरी ने बताया कि नवरात्रों में मां के 9 स्वरूप मां भगवती चंडी देवी से मिलने आती हैं। चंडी चौदस पर विशेष पूजा अर्चना के बाद सभी देवियां अपने स्थान लौट जाती हैं, जो मां चंडी देवी के मंदिर में नियमित रूप से पूजा पाठ और व्रत का पालन करते हैं। दुर्गा पूजा के 9 दिन तक देवी दुर्गा का पूजन, दुर्गा की पूजा करते हैं। मां चंडी सभी को और सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। चंडी चौदस का बहुत ही पावन दिन है। पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय इंद्र आदि देवताओं का सिंहासन जो है चिकचुर, चामुर, चंड, मुंड और शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों ने छीन लिया था, जिस पर वो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास जाकर के उन्होंने प्रार्थना करी। और प्रार्थना करने के पश्चात उन्होंने उनसे कहा कि आप हमारा राज्य हमें वापस लौटवा दीजिए। तो उस ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी के द्वारा उनको यह बताया गया कि आप माँ भगवती की शरण में जाओ और उनकी आराधना करो। आराधना उनसे वही आपका इस संकट को टाल सकती हैं। उसके बाद कई वर्षों तक इंद्र आदि देवताओं ने माँ भगवती की आराधना करी, पूजा करी, ध्यान जप करे। उसके बाद माँ भगवती प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के पश्चात माँ भगवती ने उन्हें वरदान दिया। तो उन्होंने माँ भगवती से प्रार्थना की, है माँ भगवती, हमारा जो है राज्य है वो चिकचुर, चामुर, चंड, मुंड, महिषासुर आदि दैत्यों ने हमें छीन लिया है, कृपया हमें हमारा राज्य वापस लौटाएं। तब माँ भगवती ने क्रोध रूप का धारण किया और जैसा कि आप पीछे खंबे के रूप में देख पा रहे हैं, माँ भगवती यहाँ पर खंबे के रूप में विराजमान है। नरेश तोमर हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नरेश, आज का दिन बेहद खास, माता की दर्शन श्रद्धालुओं ने किए, किस तरह का नजारा वहां देखने को मिला? देखिए मोनिका, आपको बता दें कि ये जो है मंदिर अपना में भव्य है और कहते हैं कि यहाँ जो है दुर्गा चालीसा में भी इस मंदिर का प्रमाण मिलता है। माँ भगवती ने जो है यहाँ पर खम्भ के रूप में प्रकट हुई थी और राक्षसों का वध किया था और उनके चंड रूप को शांत करने के लिए देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु के साथ यहाँ पर उनका गुणगान कार्य मंगल गान गाया था, जब जाकर माँ भगवती यहाँ पर शांत हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि जो चंडी चौदस के दिन यहाँ पर जो भक्त आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन इस बार कोरोना के कारण मंदिरों में जो श्रद्धालुओं की भीड़ काफी कम थी और उसके चलते यहाँ श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन भी कराए जा रहे थे। जी बिल्कुल, श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना था? जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है तो दुआओं में एक दुआ ये भी सम्मिलित हो गई होगी, श्रद्धालु मांग रहे होंगे कि कोरोना से सबको निजात मिले।
निश्चित रूप से श्रद्धालु का साफ तौर पर यही कहना था कि जिस तरह से देश पर ये संकट आया कोरोना का, इसमें जहां आम आदमी की कमर तोड़ दी है, वहीं जो लोग श्रद्धालु है जो मंदिर को दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, यात्रा नहीं कर पा रहे हैं और मन में सोचकर अपने त्योहार भी नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि जिससे दीपावली भी आने वाली है, तो निश्चित रूप से उनका यही मानना था कि हे भगवती हमारे इन दुखों को शांत करें और कोरोना से देश को मुक्ति दिलाएं। चलिए, शुक्रिया आपका नरेश तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो श्रद्धालु ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। चंडी चौदस पर श्रद्धालु ने मां चंडी देवी के दर्शन किए और कामना की कि पूरे विश्व को, देश को कोरोना से बचाए और कोरोना से निजात मिले। तो आज का दिन बेहद खास माना जाता है। चंडी चौदस का दिन माना जाता है मां चंडी वहां विराजमान होती हैं और जो भी उनसे मनोकामनाएं मांगी जाती है वो पूरी होती है। वहीं आगामी पंचायत चुनाव और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने हरिद्वार में लोगों को पार्टी में शामिल कर मजबूत बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। आज सपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दर्जनों युवकों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी में शामिल हुए लोगों का युवा लोहिया वाहिनी के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव और हरिद्वार सपा के जिला अध्यक्ष साजिद अंसारी ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। चंद्रशेखर यादव ने कहा कि जनता के बीच जाकर सपा की नीति का प्रचार करें, जाति धर्म की राजनीति करने वालों से सावधान रहें और लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा समय देकर जनता का विश्वास जीतना ही पार्टी का उद्देश्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीएसपी प्रमुख मायावती हमेशा ही बीजेपी का समर्थन करती रही हैं। का परिवार में बढ़त हुई है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र से, लक्सर क्षेत्र से और हमारे हरिद्वार ग्रामीण से, कलियर शरीफ से हमारे समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आस्था रखते हुए समाजवादी पार्टी, हमारे सैकड़ों दर्जनों साथियों ने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। हम समाजवादी पार्टी में उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। जो पार्टी की नीतियाँ हैं सबको साथ लेकर चलने का, संपन्नता और सामाजिक एकता को बढ़ाने का जो समाजवादी पार्टी का हमेशा अक्सर रही है। जो विकास कार्य माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुए हैं, पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया है और फिरका प्रस्तावकों को नास्ते नाबूद करने का काम जो माननीय मुलायम सिंह यादव और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने किया है। और आज सबके सामने जो बीएसपी की लीडर है मायावती जी, उनका चेहरा सामने आ गया। जिस प्रकार उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अब तक वो समर्थन भाजपा का करती आ रही थी, लेकिन अब खुलकर उन्होंने समाजवादी पार्टी को हराने के लिए जिस प्रकार भाजपा को समर्थन देने की बात कही है, उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि उनकी मानसिकता एकदम से दलित सांप्रदायिक विरोधी है। और उन्होंने जिस प्रकार समाजवादी पार्टी को नस्ते नाबूद करने के लिए सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाने का कार्य किया है, उससे ये सच साबित हो गई है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने हर तरह से उनका सम्मान करने का काम किया है, लेकिन बहन मायावती जी ने हमेशा से सांप्रदायिक जो विरोधी ताकतें हैं उनको बढ़ावा देने का काम किया। चाहे गुजरात में प्रचार का मामला हो, जब भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तो बहुजन समाज पार्टी की, मायावती जी की पार्टी के समर्थन से ही बनी है। और अब जो अब तक छुपा हुआ था वो सच सामने आ गया है कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो बीएसपी अध्यक्ष ने हमेशा बीजेपी का समर्थन किया, ये आरोप लगाते हुए 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारी में सपा जुट चुकी है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि दर्जनों युवकों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। चंद्रशेखर यादव ने मायावती पर निशाना साधा और कहा कि मायावती शुरू से ही बीजेपी से जुड़ी हुई थी। बीएसपी अध्यक्ष ने हमेशा बीजेपी का समर्थन ही किया है। 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सपा जुट चुकी है और अब बीएसपी और बीजेपी को सबक सिखाया जाएगा। तो दर्जनों युवकों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हरिद्वार से आपको दिखा रहे हैं, चंद्रशेखर यादव ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि बीएसपी अध्यक्ष ने हमेशा बीजेपी का समर्थन किया है। 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सपा जुट चुकी है और अब सबक सिखाया जाएगा बीजेपी और बीएसपी को। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दर्जनों युवकों ने सपा की सदस्यता ग्रहण की और चंद्रशेखर यादव ने मायावती पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। नरेश तोमर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नरेश, यहाँ पर किस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं मायावती पर और दर्जनों युवकों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की, तो चंद्रशेखर
जो यादव है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शुरू से ही मायावती जो है वो बीजेपी को समर्थन दे रही थी, लेकिन अब खुले तौर पर वो ये चीजें कहती हैं। इसी से देखिए मोनिका आपको बता दें कि आगामी जैसे पंचायत चुनाव है, विधानसभा चुनाव को लेकर जहाँ तीसरे विकल्प के लिए वो उत्तराखंड के अंदर लगातार दल सक्रिय रहते हैं, वही सपा ने भी ताल ठोकते हुए एक अपना दल बढ़ाने का यहाँ पर कवायद शुरू कर दी है। लेकिन चंद्रशेखर जो है उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जिससे मायावती ने अभी हाल ही में बयान दिया है कि जो है सपा को वोट देने से तो अच्छा है कि बीजेपी को वोट दिया जाए, तो उससे उनके बयान से वो आप थे। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि मायावती की कथनी और करनी में अंतर है, लगातार मायावती का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ रहा है और इसीलिए वो मायावती के दिए गए बयान पर बढ़ते हुए नजर आए। जी चलिए, शुक्रिया आपका नरेश तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। चलिए अब रुक करेंगे दिनेशपुर का, जहां पर पुलिस ने 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने एक अवैध चाकू रखने वाले को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के बाद दिनेशपुर में जुआरी लाखों का जुआ खेलते हैं। तो दिनेशपुर में पुलिस की गिरफ्त में 3 जुआरी आए हैं। एक अवैध चाकू रखने वाला भी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। एक वार्ड नंबर 9 में अरुण नाम का व्यक्ति है जिसको एक अदद चाकू नाजायज के साथ रात में गिरफ्तार किया गया है, जिसको आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजा जा रहा है। दूसरे प्रकरण में यहाँ खानपुर मुड़िया में सार्वजनिक स्थान पर आज जुआ खेलते हुए पकड़े गए 3 व्यक्ति, उनको भी जुआ अधिनियम के तहत जेल भेजा जा रहा है। हमारी थाना क्षेत्र से लगातार गश्त पेट्रोलिंग की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कोई भी आपराधिक गतिविधि की सूचना अगर आपको मिलती है तो उसको थाना पुलिस के साथ शेयर करें ताकि हम उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई। चलिए अब खबर बाजपुर से, जहां पर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि यही कारण है कि बाजपुर में घर का पता पूछने के बहाने बाइक सवार 2 युवक वृद्ध महिला के गले पर झपट्टा मारकर 2 तोले की सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। दिन दहाड़े आबादी वाली गली में चेन स्नैचिंग की इस वारदात ने पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं चेन स्नैचिंग की पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप देखिए किस तरीके से पता पूछने के बहाने जो वृद्ध महिला है उसकी चेन को तोड़ लिया गया, उसकी चेन स्नैचिंग की गई उसके साथ, और ये सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। पीड़िता के बेटे ने घटना की तहरीर पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की है। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी बानगी देखने को मिली। एक वृद्ध महिला से चेन छीन ली गई, चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया वृद्ध महिला के साथ। तो वहीं फिरोजाबाद में इनोवा कार से 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद किए हैं 50 लाख रुपए। ये बड़ी जानकारी फिरोजाबाद से आपको दे रहे हैं, जहां पर इनोवा कार से 50 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद किए हैं 50 लाख रुपए। इनोवा गाड़ी से बरामद किए गए हैं 50 लाख कैश। अब चुनाव को लेकर पूरे जिले में नाकेबंदी हो रही है और चेकिंग हो रही है। पुलिस प्रशासन सतर्क है। इसी के तहत आपको बता दें कि अब चेकिंग के दौरान 50 लाख रुपए कैश बरामद किए गए एक इनोवा गाड़ी से। जिला एटा का यह मामला, जहां पर गाड़ी से 50 लाख कैश बरामद हुआ। वहीं विधानसभा चुनाव 2022 से पहले केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के जरिए जन जन से जुड़ने का प्रयास एक अभियान के रूप में शुरू कर रही है। अयोध्या में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी 2 दिन के प्रवास पर रामनगरी पहुंचे। उन्होंने इस अभियान की शुरुआत अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्र ग्राम सभा सरायरासी से की। श्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी जी अयोध्या की धरती पर सरायरासी ग्राम सभा में पधारे। पूरे ग्राम सभा की तरफ से, पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से हम उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। वो लगभग 8 घंटे लगातार यात्रा करके यहाँ पहुँचे और इस उम्र में इतनी उत्तेजना, इतना जोशीला उन्होंने भाषण दिया। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। यहाँ के लोग सुनकर गदगद हो गए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उससे कहीं कम हमारे उनके छोटे भाई श्री प्रहलाद मोदी जी नहीं बोलते हैं। उतना ही अच्छा वो भी बोलते हैं जितना अच्छा हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। तो जो हम लोग प्रधानमंत्री जी से बात करके या उनके बात को सुन के अनुभूत करते, वही अनुभूत आज हम लोगों ने यहाँ सरायरासी की धरती पे
श्री प्रहलाद दामोदर दास मोदी जी के वचनों को सुन के वही अनुभूत हम लोग को हुई। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। हमीरपुर पहुंचे यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय के कल्प वृक्ष का किया दर्शन। हमीरपुर पहुंचे यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और जिला मुख्यालय के कल्प वृक्ष का दर्शन किया। संत जयवीर सिंह के 13वीं भंडारे में हुए थे शामिल। जिला मुख्यालय के मेरापुर स्थित ईश चैतन्य आश्रम में है कार्यक्रम। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिला मुख्यालय के कल्प वृक्ष का उन्होंने दर्शन किया। संत जयवीर सिंह के 13वीं भंडारे में वो शामिल हुए।